माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 341 श्री कोडा विश्वेश्वर रेड्डी। Sir, question number 341, sir. उत्तर सभा पटल पर। Sir, my first supplementary question, sir. Firstly, I'd like to thank the Ministry for its exhaustive answer and for increasing the productivity of milk in Telangana from 42 lakh tons to 58 lakh tons. Sir, my first supplementary question. Sir, after the artificial insemination with sex-sorted semen program, what is the targeted increase of female to male ratio of the cattle for the next 3 years? And what is the targeted increase of milk production because of this sex-sorted semen program, sir, for the next 3 years? अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह उत्तर तेलंगाना राज्य से संबंधित है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो दूध के उत्पादन का लक्ष्य जानने का प्रयास किया है, महोदय 10 करोड़ देश भर में 10 करोड़ किसान जो है वो पशुधन के साथ जुड़े हुए हैं और उसमें 70% महिलाएं हैं जो पशुपालन के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके रोजगार और पोषण की व्यवस्था इससे होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आने के बाद उन्होंने उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया और उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का परिणाम यह है कि जहां 2014-15 में 146.3 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता था, 23-24 में 239.30 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ, 63.5% का ग्रोथ हुआ। और अगले 3 वर्षों में जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, अगले 3 वर्षों में जो हम लोगों का लक्ष्य है वो लक्ष्य है 15% इस ग्रोथ को आगे ले जाने का। अब दूसरा सवाल माननीय सदस्य का यह है कि जो कृत्रिम गर्भाधान के आधार पर हम जो सेक्स सॉर्टेड जो मेल और फीमेल रेशियो है उसको कम करने का जो प्रयास है, तो उसके 2 टेक्नोलॉजी हैं अध्यक्ष महोदय। एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन है और दूसरा आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन के 3 डोज का परिणाम है कि आज उसके कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 90% बछड़ियां पैदा हो रही हैं और उससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी है आईवीएफ। हाँ, सेक्स सॉर्टेड सीमेन पहले 800 रुपए में मिलता था, उसको अभी देशी स्तर पर विकसित किया गया और अब 250 रुपए में किसानों को वह उपलब्ध हो रहा है और इसके कारण 3 सेक्स सॉर्टेड सीमेन के डोज के कारण 750 रुपया में प्रति किसान को पहुंचा। और कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए भी मैत्री की नियुक्ति हुई है और उनको ट्रेंड करके उनको हर दरवाजे पर, किसान के दरवाजे पर जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी अध्यक्ष महोदय बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है और वो लगभग 20,000 पड़ता है, तो इसलिए वो हमारे देश के किसानों के लिए नहीं है। उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि हम लोग उसको भी, उसकी कीमत को कम कर सकें। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय मैंने आप बताया। और जो मिल्क प्रोडक्शन में आज दुनिया में हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद से आज हम पूरे दुनिया में 1 नंबर पर, विश्व दूध उत्पादन में 1 नंबर पर है। हमारा जो प्रति व्यक्ति दूध का खपत है वो आज हमारा 471 ग्राम प्रति व्यक्ति, हमारे दूध की खपत प्रति व्यक्ति यहाँ उपलब्धता है। ये माननीय सदस्य को हमने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन भी और मिल्क प्रोडक्शन में भी जो प्रगति हुई है। Honorable member. Sir, I went through the exhaustive answer of the minister, sir, and I noticed that Telangana procured 73,000 sex-sorted semen doses, but utilized only 20,000, sir. I don't know what happened to the rest.
But my question, sir, second question is, currently what's the female to male ratio of Indian cattle, and what percentage of the Indian cattle is bred through artificial insemination versus natural breeding, sir? अभी मैंने अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य को बताया कि जो सेक्स शॉर्टेज के कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से 90% बछड़ियां पैदा होती हैं और उसका लाभ मिलता है। जो तेलंगाना के बारे में इन्होंने कहा सेक्स शॉर्टेज सीमेन कृत्रिम गर्भाधान का, वो कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। हम उनको सीमेन उपलब्ध कराते हैं, हम सीमेन उनको उपलब्ध कराते हैं और वो किसानों तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये कई राज्यों में राज्य की शिथिलता के कारण यह प्रगति थोड़ी धीमी है और उसके कारण उस राज्य के दूध उत्पादन में भी कमी, जो बढ़ोतरी पूरे देश में होना चाहिए वो बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए तेलंगाना राज्य के बारे में हम लोगों ने अब ये कर दिया है कि अगर आप सेक्स शॉर्टेज सीमेन का और वैक्सीनेशन का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको जो हमारा पशुधन ऐप है उस ऐप पर आप उसको लोड करिए और उसके आधार पर जो मैत्री हैं उनको भुगतान करिए। बाकी जो 18.26% अभी नर पैदा हो रहे हैं और 81.2% मादा जो बछड़ियां हैं वो पैदा हो रही हैं। ये हमारा रेशियो है। श्रीमती के काव्या। Thank you, sir. I have a question. That is, a bird flu scare in Telangana has left the poultry business in the state in utter disarray. Has the ministry taken note of this, and what has been done to mitigate the economic hardships at this hour? And what are the schemes or programs available for women engaged in the dairy sector to assist them in developing marketable value-added products, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने जानना चाहा है बर्ड फ्लू के बारे में, वो अलग से सूचना देंगी। तो बर्ड फ्लू के बारे में भी जो हम लोगों ने कार्रवाई की है उस पर उनको हम विस्तार से जवाब देंगे। डेयरी के बारे में भी जो उन्होंने पूछा है, डेयरी का डेवलपमेंट का ये कार्यक्रम नहीं है, लेकिन डेयरी डेवलपमेंट के बारे में भी हम उनको ये बताना चाहते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि डेयरी में भी हमारा देश काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। 95% हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके डेयरी के प्रोडक्शन में हम लोग उसको ले जा पा रहे हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा जो उसमें कमी है वो है कि जो दूध उत्पादन है वह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित सेक्टर में है। आज भी हमारे देश में 39% दूध का उत्पादन असंगठित क्षेत्र में है। मंत्रालय उसको पूरा प्रयास कर रही है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसके लिए पूरा काम कर रही है और उसको संगठित क्षेत्र में लाने का पूर्णतः हम लोग सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती मालविका देवी। So what are the steps taken by the government to increase the milk across India, milk yield, and are there any specific yojanas or schemes for the small and marginal farmers? Namaskar. अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया अभी पहले प्रश्न के उत्तर में ही कि दूध के उत्पादन के क्षेत्र में जो हम लोग काम कर रहे हैं और दूध का उत्पादन लगातार हमारा बढ़ रहा है। अगले 5 वर्षों में जो हमारा 239.30 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन है वो हमारा 5 वर्ष में लक्ष्य है कि हम 300 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन इस देश में करेंगे। उस लक्ष्य पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी माननीय सदस्य ने जाना चाहा है, दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल जो था उस दूध उत्पादन के बारे में मैंने बताया कि दूध उत्पादन में आज हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 342 श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। क्वेश्चन नंबर 342 उत्तर सभा पर किया गया। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी,
मुझे माननीय मंत्री जी का वैसे तो लिखित में उत्तर मिल चुका है, लेकिन कुछ बातें मैं पूछना चाहूँगा, विशेषकर उत्तराखंड को लेकर के कि उत्तराखंड में सब जानते हैं कि जो धार्मिक पर्यटन है और जो साहसिक पर्यटन है, ये हमारे राज्य की जीवन रेखा है, उससे उसकी आर्थिकी चलती है। अभी अभी बद्रीनाथ में एक बड़ी आपदा आई जिसमें 8 बिहार के मजदूर वो मारे गए। इसी तरह से जो बद्रीनाथ जब हम जाते हैं तो नारायण पर्वत पर पिरामिड्स बनाए गए हैं, जिससे कि जब भी ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एवलांच आते हैं तो वो बिखर जाते हैं। लेकिन नर पर्वत पर ये जो 2 ग्लेशियर वहां पर मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, एक तो है कंचनजंगा और एक उसी के बगल में दूसरा ग्लेशियर है रडांग, और इसके कारण यात्रा प्रभावित होती है और जान माल को भी खतरा बना रहता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एवलांच प्रोन एरिया है, उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भविष्य में की जाएगी। इसी तरह से केदारनाथ में मंदाकिनी के दोनों तरफ दाएं तट पर ऐसे 7 एवलांच प्रोन जोन हैं और बाएं तरफ 9 ऐसे एवलांच प्रोन एरिया हैं जहां पर सदैव भूस्खलन ये एवलांच का खतरा बना रहता है। तो माननीय मंत्री जी, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है, कोई विशेष कार्य योजना उसके लिए बनाई गई है या बनाई जाएगी? ये मेरे 2 सवाल हैं। महोदय, उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर जाने वाले पहुंच पथ के अलावे भी जीवन को प्रभावित करती है, उसके संबंध में इन्होंने पूछा है। और महोदय, ऐसे भारत में 130 प्रमुख ग्लेशियर झीलें चिन्हित है, जिसमें कुछ झीलों की इन्होंने चिन्हित किया है। हम सभी झीलों की, जिसमें इनके भी वो झील है जिन्होंने चर्चा किया उत्तराखंड के लिए, उसके लिए काफी सरकार उस पर कदम उठाई है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिस खतरे की ओर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे झीलों का आकार भी बढ़ रहा है और संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मोदी सरकार इस पर्यावरण पर विशेष ध्यान देकर खतरों को कम करने का प्रयास कर रही है। महोदय, और जो कदम उठाए गए हैं और जो इसका भौगोलिक विस्तार हुआ है, काराकोरम रेंज ग्लेशियर जो है और कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी और मिलम ग्लेशियर भी है, पीर पंजाल रेंज भी है, उसी रेंज में इनका ग्लेशियर महोदय आता है। भारत सरकार के CWC ने ग्लोफ की निगरानी के लिए कई कदम उठाए हैं और 2000 से ज़्यादा ग्लेशियर झीलों की नियमित निगरानी शुरू की गई है। महोदय, ग्लेशियर झील विस्फोट, बाढ़ जोखिम का जो खतरा बना रहता है, जोखिम बना रहता है, उसके समन कार्यक्रम के लिए NGRMP कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से हिमालय राज्यों के, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ग्लोफ जोखिम को कम करने के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर झीलों की पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। स्वचालित जल स्तर निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS स्थापित किया गया है। झीलों का जल स्तर कम करने के लिए तकनीकी उपाय
जैसे झील नियंत्रण संरचनाएं बनाई गई है, स्थानीय समुदाय को जागरूक किया गया है, सतही वेधशाला स्थापित किया गया है, AWS 100 की संख्या में स्थापित हो गई है, प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित है जो 3 मिनट में ही चेतावनी देती है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम सटीक चेतावनी देते हैं। तो महोदय, इस प्रकार से मोदी सरकार इस जोखिम को कम करने का प्रयास कर रही है। मेरा पूरक प्रश्न है, एक तो जो पर्यावरणीय संकट जो खड़ा हो रहा है, पूरे इकोसिस्टम को संतुलित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कोई ठोस नीति बनाई गई है? और जब भी इस तरह के आपदाएं आती हैं, पहाड़ों में मौसम खराब हो जाता है और ऐसे में जो वहां पर आपदा के लिए जो तात्कालिक जो सेवाओं की जरूरत पड़ती है वो बाधित होती है, रास्ते टूट जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई ऐसी प्रणाली, जैसे ऐसे हेलीकॉप्टर जो खराब मौसम में भी वहां पर उड़ सकते हैं, वहां पर लैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था क्या सरकार करेगी? प्राकृतिक आपदा के लिए भारत सरकार ने एक कैप व्यवस्था जारी की, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, जिसके तहत, जिस अम्ब्रेला के तहत CWC अर्थात केंद्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर, क्योंकि सर भूस्खलन पे है, ग्लेशियर पे है, लेकिन यह सिस्टम में सारे आते हैं, इसलिए उसका नाम हम संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहेंगे। ऐसे एक लाइन में कहे तो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से हम पूर्व चेतावनी देते हैं। इसके माध्यम से हम भारत के कई भाषाओं में SMS, मोबाइल ऐप, बाउजर अलर्ट, RSS फीड और गगन और नाविक सैटेलाइट टर्मिनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में भूलक्षित अलर्ट चेतावनी जारी करने में सक्षम हैं, जो भूस्खलन के लिए और ग्लेशियर के भी पिघलने के स्थिति में काम करती है। ऐसे मौसम खराब होने की स्थिति में अगर किसी प्रकार से रेस्क्यू में या उसको सहयोग पहुंचाने में जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए हम पूरी तकनीकी का उपयोग करते हैं और वहाँ तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जरूरत पड़ते हैं तो भारत सरकार के एयरफोर्स के तकनीकों से भरा हुआ हेलीकॉप्टर का भी उपयोग लेते हैं और कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के आपदा के समय कोऑर्डिनेशन के साथ काम करके हम पीड़ितों को सहायता प्रदान करते हैं। इंद्राहंग सुब्बा। अध्यक्ष महोदय, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का अभी जो प्रॉब्लम है, इसके वजह से एवरलैंस बहुत ही फ्रीक्वेंट हुआ है। तो विशेष करके हिमालयी राज्य सिक्किम और उत्तराखंड जैसे में हर एक साल फ्लैश फ्लड आते रहते हैं और सिक्किम में 2023 में फ्लैश फ्लड होने के बाद मिनिस्ट्री के सहयोग से बहुत सारे काम मिटिगेशन और कंट्रोल में किया जा रहा है, जिसमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसका रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। हम मंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब एवलांच होता है तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर की तरफ जाने का जो हाईवे होता है, इसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होता है। तो मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है मंत्री जी से कि उस हाईवे को 12 मंथ्स पूरा खुला रखने के लिए कोई स्नो शेड बनाने का कोई प्रावधान मिनिस्ट्री ने सोचा है या ऐसा पॉलिसी कोई मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है, ये पूछना चाहता हूँ।
स्थिति है कि जब इस प्रकार से ग्लेशियर के कारण कोई सरकार बाधित होती है तो एक तो पहले ही पूर्व चेतावनी के माध्यम से जो अलर्ट किया जाता है तो उसकी हम तैयारी करते हैं और विभिन्न स्तरों पर करते हैं, जिसकी चर्चा की गई है। और जहां तक सिक्किम की उन्होंने चर्चा किया है तो वहां एक प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली सिक्किम में स्थापित किया गया है और उसकी विशेषता यह है कि 3 मिनट में ही वह अलर्ट जारी करता है। और उसकी यह भी विशेषता है कि सायरन बजने लगता है, घंटी बजती है और जो उसका प्रभावित क्षेत्र होता है वहां एक बैरियर लग जाता है ताकि वहां कोई आवागमन न हो। इस प्रकार से हम मानव जीवन को सुरक्षित करते हैं। लेकिन जब रोड अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें बीआरओ से लेकर सेना से लेकर हमारी जो भी उधर पैरामिलिट्री फोर्स होती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और राज्य सरकार मिलकर हम तुरंत वहां से यातायात को हम सुगम बनाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मंत्रालय ने बड़े विस्तार में उत्तर दिया है, लेकिन सर उसमें जो उल्लेख किया गया कि डीआरडीओ से लेके डीजीआरई, आईएमडी, सेंट्रल वाटर कमीशन, सारी संस्थाओं और अलग अलग मंत्रालयों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से लेके सेंट्रल वाटर कमीशन, इन सबका आपस में तालमेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हो, क्लाइमेट चेंज के कारण हो, ये एवलांच आने का काम बार बार और बादल फटने के काम लगातार होते रहते हैं। सरकार ने भी धन की कहीं कोई कमी नहीं रखी, हर तरह के प्रयास सरकार ने किए, इसलिए मैं इनको बधाई भी देता हूं। लेकिन उसके बावजूद कहां कमी रह रही है कि आज भी जाने जा रही है? क्या सूचना में, प्रयासों में कहां पे ऐसी कमियां? माननीय मंत्री जी अगर उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो शायद जानकारी ज्यादा मिल सके। क्या स्थानीय लोगों, स्थानीय सरकार के साथ तालमेल और बेहतर हो सकता है, या कौन से ऐसे क्षेत्र जहां पर आज भी लगता है कि दुनिया के देश हमसे कुछ बेहतर करते हों और हम यहां पे सुधार कर सकते हैं? ऐसा कोई अध्ययन हुआ है तो माननीय मंत्री जी उस पर कुछ प्रकाश डालें। महोदय, डीआरडीओ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है वह हिमालय क्षेत्रों का विस्तृत से अध्ययन किया है। कहाँ हमारे झील बनते हैं, कहाँ हमारे ग्लेशियर की संभावना बनी रहती है, और ऐसे पूरे देश में 10,000 स्थानों को चिन्हित भी किया गया है और इसके काफी अध्ययन चल रहे हैं। मैं इतना जरूर माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि 2014 के बाद जो इसमें काम किए गए हैं, एक तो पहला किया गया है महोदय की जागरूकता की जो कमी थी तो लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में हलचल गतिविधियां समय के साथ तेजी से बढ़ रही है और कभी कभी यह दुर्घटना का कारण बनती है। तो हिमस्खलन की समस्या वाले राज्यों को एनडीए में और डीजीआरई के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। राज्यों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और डीआरजी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुछ वर्षों में हिमस्खलन से संबंधित दुर्घटनाओं की कमी आई है। महोदय, दुर्घटनाएं बढ़ी नहीं है और सरकार के, मोदी सरकार के प्रयास से जिस प्रकार के तकनीक के माध्यम से हम संरचनाओं को मजबूत किए हैं, अध्ययन भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, उस और हम काम भी कर रहे हैं और मजबूती के साथ उस जोखिम को कम करने का, और आपदा आ जाए तो मानव जीवन और संपत्ति की नुकसान न हो, यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए हम बहुत सारा काम करते हैं सर। बुनियादी ढांचा विकास, पर्यटन संबंधी गतिविधियों में लगातार कमी नहीं महोदय, वृद्धि हुई है और प्रौद्योगिकी के प्रगति के समय के साथ साथ पूर्व चेतावनी और सूचना के प्रसार जो हम करते हैं उससे काफी जान माल की भी कमी आई, यानी घटना की भी कमी हुई है और नुकसान मानव को है या संपत्तियों का हो उसमें भी कमी हुई है। यातायात बाधित होता है तो तुरंत उसको हम सुगम भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 343 श्री बापी हल्दर। भजनलाल जी सर, क्वेश्चन नंबर 343 बिना मुस्कुराए हुआ। Sir, a statement is laid on the table of the House. Sir, as per the reply of the Honorable Minister,
Like many other schemes, no central funds have been released to the state government of West Bengal under Monrega during the last 3 years. The continued suspension of funds has resulted in severe consequences adversely impacting the livelihood of lakhs of rural people. Sir, my question to the Honorable Minister is, when will the central government release all pending dues under Monrega to the government of West Bengal? Thank you, sir. Sir, this year we have budgeted 86,000 crores for Manrega. Out of that, 85,000 crores has been released to all the states. Give me one minute, I'll come to Bengal. When it comes to Bengal, sir, this is a particular situation. When the central government has given money, multiple things went wrong. One, there was misappropriation of the funds. Second, they have split the works and given to contractors in a nominated basis. I will give you all the right information. And we sent our audit, sir. There were total 44 works that were found to be irregularities. They have made full recovery in 34 works. Still, 10 other works need to be completed. And the financial misappropriation was estimated to be 5.37 crores. Out of that, they have recovered 2.39 crores, sir. Still, some of these things have to be taken care. As soon as these things are taken care, our Honorable Minister will be sitting with their Minister of RD, local, and will resolve those issues, sir. Thank you. Honorable Member. सर, हम लोगों ने कितनी बार बोला, गवर्नमेंट भी बोला, जो इसे मिस एप्रोप्रिएशन के लिए बोल रहे हैं, उसको जो साझा दे रहा है वो दे दो, लेकिन गरीब लोग जो है, जो काम किया है, उसको पैसा अभी रुक दिया है, उसको पैसा तो दीजिए. कोई काम नहीं किया, पैसा के लिए क्लेम किया, उसको जो काटना है आइन मुताबिक वो काट लो, लेकिन जो काम किया है उसको पैसा देना चाहिए. सर, my next question है, sir, we are also how this scheme proved to be a lifeline during for rural people, COVID-19. Sir, my question to the Honorable Minister, whether the government is considering to increase the number of guaranteed work days from 100 to 150 and increase the wages and also bring priority in wages of across the states. Sir, there are three questions here asked. Number one, whether the wages have been increased. Sir, ever since 2013, before 2013 and 14, there was no proper mechanism to increase the wages. Ever since, the Government of India has made CPI based on the agricultural labor annually. This came out around 6 to 7%, sir. If you look at over the last 5 years, cumulatively, we have increased the wages to 43%, sir. What that means, in state of Haryana, the highest is 374 rupees, sir. State of Kerala, state of Karnataka, close to 350 rupees, sir. The lowest wages in some of the northeastern states are around 234 rupees, sir. So the wages have been increased. That's number one. And number two, they asked the budget increase. Ever since 2020, at the time of COVID, sir, their budget estimate was 61,000 crores. However, because of the COVID, we have given 50,000 crores more money than ever in the history, sir. So that's 1,10,000 crores. Even if you look at the last 2 years, sir, budget estimate was 73,000 crores, but we have released close to 98,000 crore rupees, sir. So there is no question of not releasing the money and not increasing the money, sir. Shri Adur Prakash. Sir, thank you very much for asking a supplementary question in this floor. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Kerala. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Kerala is witnessing a sharp decline in its workforce. Around 1.86 lakhs
of workers opted out the scheme in this past year. Sir, delayed payment and low wages are the main reason for the distress among the workers. Yes. Parliamentary Standing Committee on Rural Development has also suggested for linking MGNREG's wages to inflation and increasing the workdays to 150. Sir, workers in Kerala have not received their wages since the last 3 months. And, sir, an amount of 811 crore is due for the state of Kerala under the scheme. Sir, my question, whether the government will release the due amount to Kerala without delay and also take measures to address the issues of scheme workers, including wage revision and increasing the workdays. Sir, Thank you, sir. Sir, just as I mentioned, the wages are continuously increased every year based on the CPI of agricultural labor. And Kerala has one of the second highest wage, around 350 rupees, next to Haryana. That's number one. Number two, you said the wage, Kerala has already got close to 3,000 crore rupees this year alone. The last year you got 3,500 crores. Whatever the release of the payments is a continuous process, sir. As I said earlier, we have estimated a budget of around 85,000 crores and we have given all that money. Whatever is pending will be released within the next few weeks, sir. Thank you. Srimati Kanimoji. Thank you, sir. Sir, the Narega scheme itself is demand-driven, sir. And if you delay the payment by 15 days, you're supposed to pay it with interest to the workers. And in Tamil Nadu, including the material dues and the payment also, around 4,034 crores is pending for past 5 months. And the Chief Minister has also written to the Prime Minister, and we also met the Honourable Minister, who kindly said he will give us the dues as soon as possible, but we're still waiting, sir. When are you going to give us the dues? And it's 5 months delayed, so are you going to give it with interest? Sir, actually this Narega Act was done by the UPA government, sir. According to the Act, please listen to the statistics. Let me answer. Sir, if there is a delay in payment after the 15th day, from day 16th onwards, there is 0.05% interest will be paid. And according to the Act, if there is a delay, first the state government will pay the delay. Third, the central government will reimburse that money. This is the Act, sir. But as I said, Tamil Nadu has already received 7,300 crores, sir. Earlier also I mentioned, Earlier also, sir, Tamil Nadu has a population of 7 crores, Uttar Pradesh has a population of 20 crores. But Uttar Pradesh draws close to 10,000 crores. Tamil Nadu draws more than 10,000 crores, sir. So there is no question of not giving money, sir. Question number 344. Shri Anup Sanjay Dotre. Question number 344. मंत्री विवरण पटल पर रख दिया गया है. थैंक यू स्पीकर सर. ऑनरेबल मेंबर. थैंक यू स्पीकर सर. सर, मैं माननीय मोदी जी के, माननीय कृषि मंत्री जी के और कैबिनेट के आभार मानता हूं कि प्याज के किसानों को जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो 20% से अपने सरकार ने 0% की है. आज महाराष्ट्र में प्याज के किसान इसके लिए खुशी मना रहे हैं. मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि प्याज जो है जिसमें 89% वाटर कंटेंट होता है, तो क्या उसके स्टोरेज के लिए सरकार विशेष रूप से कोल्ड स्टोरेज बनाएंगी जिसमें एग्जॉस्ट सिस्टम हो और जो विशेष रूप से प्याज को स्टोर करने के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि प्याज की पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो भारत में जब लगभग 40% है. मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है. माननीय मंत्री जी.
माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बंगाल के मित्र बात कर रहे थे, यूपीए और एनडीए की सरकार के समय अगर 2006-7 से 13-14 तक पश्चिम बंगाल में केवल 111 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए थे, हमने 239 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं और 14,985 करोड़ की राशि के विरुद्ध 54,515 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल को भी दिए गए हैं। ये कंप्लायंस पूरी कर दे, ये सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी और तमिलनाडु की भी पूरी की पूरी राशि, जैसे मैंने कहा, वो रिलीज की जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सर, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, जो सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एग्री इंफ्रा फंड लाया है, तो इसमें जो इकाइयां होती है उनको स्वयं की जमीन होना आवश्यक है, तो क्या सरकार इसमें जो लॉन्ग टर्म लीज होल्डर्स हैं उन्हें इस योजना का लाभ मिलाने के लिए सहकार्य करेगी? एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत नई इकाइयों के निर्माण के लिए अपनी भूमि का होना अनिवार्य नहीं है। इस योजना में भूमि संबंधी कोई पूर्व निर्धारित मापदंड नहीं है और भूमि स्वामित्व हो या न हो, योजना के सभी लाभ एग्री इंफ्रा फंड के तहत ऋण स्वीकृति मिलने पर लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे। शिंदे। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया। सर, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। प्रश्न, हमारे देश में बहुत से लोग एग्रीकल्चर छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये सवाल है। और मैं चाहती हूँ सर, फार्मिंग छोड़ के हमारे देश में लोग क्यों जा रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी सवाल है। मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसानों के बारे में गंभीर नहीं हो? मेरे महाराष्ट्र में करीब 30,000 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है। किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जानें दी है, फिर भी सरकार किसानों के बारे में गंभीर नहीं है। सर, ड्रिप इरिगेशन। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश में खेती पर 50% से ज्यादा आबादी निर्भर है और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय सरकार कर रही है। एक बात मैं पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी खेती पर वैसे ही बड़ी जनसंख्या निर्भर है और जो निर्भर जनसंख्या है वो फायदे की खेती करे। इसके लिए हमने मोदी जी के नेतृत्व में 6 सूत्री योजना बनाई है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक, उत्पादन बढ़ाना, दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना, तीसरे, उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, 5वां,
कृषि का विविधीकरण और छठवां जैविक और प्राकृतिक खेती। और मुझे बताते हुए खुशी माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 6 साल में किसानों की आय लगभग 60% मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने का काम हुआ है। 60%। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष महोदय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसानों की आय अगर राज्यवार देखें तो आंध्र प्रदेश में 12-13 तक थी केवल 5,979 रुपया, अब बढ़ के हो गई 10,480 रुपया। अरुणाचल प्रदेश में 10,869 थी, बढ़ के हो गई 19,225 रुपया। आसाम में 6,695 रुपया से बढ़ के हो गई 10,675 रुपया। बिहार में 3,558 से बढ़ के हो गई 7,542। छत्तीसगढ़ में 5,177 से बढ़ के हो गई 9,677। गुजरात में 7,929 से 12,231। हरियाणा में 14,434 से 22,841। हिमाचल में 8,777 से 12,153। और इस तरह अगर अखिल भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में भी 3,890 से 6,742, कुल मिला के 6,426 रुपये से बढ़ के ये हो गई है 10,218 रुपया। 59% से ज्यादा आय बढ़ी है और आय बढ़ाने के उपाय लगातार सरकार आगे भी करती रहेगी। हाँ, इतना जरूर है माननीय अध्यक्ष महोदय कि कृषि से जनसंख्या का बोझ घटे और कृषि कार्य के अलावा बाकी कार्यों में भी अगर एक किसान के 3 बेटे हैं तो 2 खेती करे, एक किसी दूसरे काम में जाए। ये प्रयास करना आवश्यक है, उस दिशा में भी सरकार कदम उठाएगी। ये सदस्यगण, मैं प्रश्नकाल में सभी मान्य सदस्यों को और सभी दल के मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने अपने राज्यों के राजनीतिक एजेंडों पर बात करना, प्रश्नकाल में राज्यों की राजनीति करना और अपने एजेंडों के आधार पर प्रश्नों के सवाल पूछकर व्यवधान पैदा करना, ये सदन के लिए उचित नहीं है। प्रश्नकाल आप सवाल पूछ सकते हैं, मंत्री जी की जवाब देते कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर अपने राज्यों को एजेंडों को, राजनीतिक एजेंडों को सवाल पूछना, राजनीतिक एजेंडों को लाना, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठिए। मैंने सभी को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, आप फिर आग्रह कर रहा हूं अपनी सीट पर जाके बैठिए। सदन की कार्रवाई, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से व्यवधान गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।